इस वीडियो में हम प्रमेय 6.1 पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत से बच्चों का डाउट यह रहता है कि हमें प्रमेय 6.1 समझ में ही नहीं आती। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रमेय 6.1 को बिल्कुल ही विस्तार से एक एक स्टेप को समझेंगे। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरा यह दावा है कि आप एंड में इस प्रमेय 6.1 को यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास प्रमेय 6.1 है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसे इंग्लिश में बोलें तो बीपीटी प्रमेय, बीपीटी भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको बीपीटी भी कहा जाता है। बीपीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। तो इसे शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। ये इसका कथन यहाँ पर यह दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हमें यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज के अंदर किसी भी भुजा के एक समांतर रेखा खींचता हूँ तो वह अन्य दो भुजाओं को भी एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसे मैं यहाँ पर देखिए एक रेखा खींच लेता हूँ। यहाँ पर एक रेखा मैंने यहाँ पर खींची है। ठीक है। ये एक रेखा खींची है और ये रेखा जो है बीसी के समांतर खींची है मैंने। इसको नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर डी ई। ठीक है। अब डी ई इसको मैंने नाम दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी उपपत्ति में लिखूंगा। उपपत्ति, उपपत्ति को मैंने यहाँ से शुरू किया। तो देखिए उपपत्ति के अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा दिया है। दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये डी ई रेखा जो है बी सी के समांतर दी गई है। ठीक है। डी ई रेखा है वो बी सी के समांतर दी गई है। ठीक है। इस तरह से इसको लिखूंगा। अब लिखूंगा मैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, देखिए सिद्ध हमें यह करना है ए डी अपॉन डी बी, यहाँ पर ए डी, ए डी अपॉन डी बी, अपॉन डी बी। ठीक है। ए डी बटे डी बी, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है। फिर इस भुजा के अंदर देखिए, ए सी भुजा के अंदर देखिए ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, यानी कि ए ई बटे डी सी। ठीक है। इसको कैलकुलेट करूं तो ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है। सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मेरे को इसमें रचना करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो रचना मैं कुछ इस तरह से करूंगा। देखिए रचना को ध्यान से समझिए। यहाँ पर बिंदु बी को मैं ई से मिलाऊंगा। ठीक है। बी को बिंदु ई से मिला दिया। ठीक है। इसी तरह से बिंदु डी को सी से मिलाऊंगा। बिंदु डी को से मिलाऊंगा, बिंदु डी को मिलाऊंगा सी से। ठीक है। बिंदु डी को मैंने सी से मिला दिया। ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक काम और करूंगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। ऊपर त्रिभुज ए डी ई बन रहा है। ठीक है। ए डी ई बन रहा है, इसके अंदर मैं ई से लंब डालूंगा एक भुजा ए डी के ऊपर। ठीक है। ए डी भुजा के ऊपर एक लंब डाला मैंने ये। ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं एन बिंदु, इसको नाम दे देता हूँ एन बिंदु, और ये ए डी भुजा के ऊपर मैंने लंब डाला है। ठीक है। इसी तरह से मैं एक लंब डालूंगा डी से, बिंदु डी से लंब डालूंगा, बिंदु डी से मैंने लंब डाला ए ई भुजा के ऊपर। ठीक है। ए ई भुजा के ऊपर। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसे अब एक बार के लिए आप छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये लंब क्यों डाले हैं मैंने यहाँ पर। देखिए मैं लंब क्यों डाले हैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई, ये त्रिभुज बन रहा है ए डी ई। इसका देखिए मेरे को क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, यानी कि एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर ए डी, अगर मैं ए डी भुजा को आधार मानूं तो मुझे ऊंचाई चाहिए होगी। देखिए आप क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, 1/2। 1/2 यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ साइड में। यहाँ पर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, यहाँ पर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। ठीक है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए मैं आधार मेरे को मिल जाएगा, यहाँ पर एडी को मैं आधार मान लूँगा, तो मेरे को ऊंचाई चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? ऊंचाई चाहिए होगी। अब ऊंचाई मैं कहाँ से लाऊंगा, तो यहाँ पर इस आधार के ऊपर जो लंब डालूंगा वही मेरी इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। ठीक है। ए डी ई त्रिभुज की ऊंचाई होगी ई एन। ठीक है। तो एक तो मेरे को इस तरह से क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर मैं ए डी भुजा को आधार न लेकर ए ई भुजा को आधार लेता तो मेरे को आधार पर फिर से लंब डालना होता, और वो डी से एम बिंदु पर ये। ठीक है। ये लंब डाला मैंने डी एम, इस बार मेरी ऊंचाई हो जाएगी डी एम। तो एक क्षेत्रफल मेरे पास इसी त्रिभुज ए डी ई का एक क्षेत्रफल इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से टोटल 2 क्षेत्रफल निकल कर आएंगे।
तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अभी जो मैंने यहाँ पर किया है, रचना की है थोड़ी बहुत, वो रचना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब रचना के अंदर क्या लिखोगे, रचना, रचना के अंदर लिखोगे आप बिंदु बी को ई से, बिंदु बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। ठीक है, मैंने यहाँ पर बिंदु बी को ई से और सी को डी से मिलाया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और क्या किया मैंने यहाँ पर, ए डी पर लंब डाला है ई एन और ए ई पर लंब डाला है डी एम, तो ये भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तथा, तथा डी एम लंब डाला है ए सी के ऊपर। ठीक है, इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट पर, हिंदी में ना लिखकर टोटल इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये चिन्ह दर्शाता है यहाँ पर लंब है ए सी के ऊपर। ठीक है, डी एम लंब है ए सी के ऊपर, वह ई एन लंब है ए बी के ऊपर। ठीक है, ई एन लंब है ए बी के ऊपर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ई एन लंब है पूरी ए सी भुजा, ए बी सॉरी ए बी भुजा के ऊपर है। ठीक है, ई एन लंब है ए बी भुजा के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, डी एम आपको दिख रहा है, डी एम लंब दिख रहा है ए सी भुजा के ऊपर। ठीक है, इस टोटल भुजा के ऊपर लंब डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इससे मेरे को फायदा क्या हुआ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, खींचा। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा नीचे खिसका लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे आगे काम आएगा। ठीक है, अब इसको नीचे मैं लिखता रहूँगा। और यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। अब चूंकि आप सूत्र जानते हो त्रिभुज के क्षेत्रफल का, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ये सभी को याद होगा। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते आए हो, इसी फॉर्मूले से निकालते हो। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसी सूत्र का मैं यहाँ पर उपयोग करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरह से, त्रिभुज ए डी ई आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करूँगा मैं, ए डी ई। देखिए ए, सिर्फ ए डी और ई, इस त्रिभुज को देखिए। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास दो क्षेत्रफल आएंगे। देखिए इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, एरिया ऑफ, बाहर ए आर लगा देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का मेरे को क्षेत्रफल लिखना है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये 1/2। आधार देखिए मैं एक बार ए डी को ले लेता हूँ, यहाँ पर आधार मैंने लिया ए डी को। ठीक है, और गुणा में आएगी ऊंचाई। अब इस आधार के ऊपर ये है, इसके इस आधार के ऊपर लंब ये है। ठीक है, ई एन है, तो यहाँ पर ई एन इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास एक और आएगा, एक और क्षेत्रफल निकल कर आएगा। देखिए वो क्या होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दोबारा से निकाल रहा हूँ, यहाँ पर 1/2, इस बार आधार मेरे पास ए ई है। ठीक है, ए ई को आधार मान लेता हूँ। ठीक है, ए ई, जब मैंने इसको आधार लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारे पास, इसके अंदर देखिए, इस आधार के ऊपर देखिए ए ई, इस आधार को देखिए। ठीक है, ये आधार है हमारे पास ए ई इस बार, तो इस आधार के ऊपर ऊंचाई हमारे पास डी एम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डी एम लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ठीक है, सॉरी, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। ठीक है, दो दो क्षेत्रफल निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक त्रिभुज, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज और भी बन रहे हैं, तो उनका भी क्षेत्रफल यहाँ पर एक एक करके निकाल लूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से नीचे लेता हूँ, त्रिभुज को, इस त्रिभुज को फिर से नीचे लूँगा, और यहाँ पर, ठीक है, इस त्रिभुज को यहाँ पर ले लिया। और अब देखिए इसका फिर से इसके अंदर दो त्रिभुज और भी बन रहे हैं, कौन कौन से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल यहाँ पर बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखिए आप इसको, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो वो इसके अंदर देखिए वही फॉर्मूला यूज करना है। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, इस बी डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा इसी तरह से, तो 1/2, और आधार में यहाँ पर देखिए बी डी को, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है मैंने, डी बी लिखा है, ऊपर यहाँ पर डी बी लिखा है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं आधार को डी बी, यहाँ पर आधार डी बी है। ठीक है, डी बी,
इसको आधार यदि मैं मान लूंगा तो इसके ऊपर लंब डालना होगा, और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर इसके सामने वाले शीर्ष ई से लंब डालूंगा तो ये देखिए ये तो लंब इस तरह से डलेगा नहीं, इस तरह से ये इसलिए नहीं डल पा रहा है यहाँ पर देखिए, क्योंकि यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ये कोण जो है अधिक कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री से ज्यादा का है, तो इसलिए इसका लंब जो है बाहर की ओर डलेगा। ठीक है, तो इस बी डी को मैं आधार को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर और ये वाला लंब डालूंगा ई से एन, तो ये वाला लंब हमारे पास इसके अंदर भी काम आ जाएगा, तो इसकी ऊंचाई भी हमारे पास क्या हो जाएगी? ई एन। तो गुणा में लिखूंगा मैं ई एन। ठीक है, इसी तरह से मैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का डी ई सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है डी ई सी, डी ई और सी, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आएगा? इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल आएगा मेरे पास डी ई सी बराबर 1/2, और इसके अंदर आधार मानूंगा मैं, इसके अंदर क्या? ई सी, ई सी को आधार मानना है। ठीक है, ई सी, ई सी गुणा, और इसके अंदर भी सेम वही लॉजिक लगेगा, इस आधार को मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाऊंगा और डी एम लंब डालकर इसकी ऊंचाई ज्ञात कर दूंगा, क्योंकि यह भी एक अधिक कोण त्रिभुज है, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है। ठीक है, इसलिए यह भी एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए ई सी गुणे डी एम, इसकी ऊंचाई हो जाएगी मेरे पास डी एम। ठीक है, यहाँ पर अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, अभी जो हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और यहाँ पर हमने बी डी ई का भी एरिया कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो मेरे पास दो क्षेत्रफल आ रहे हैं। ठीक है, इनको देखिए, येलो वाले को देखिए, येलो वाले और इस ग्रीन वाले को। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या आएगा? नई लाइन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऊपर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन। ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी की वैल्यू यहाँ पर 1/2 ए डी इंटू ई एन है, तो इसकी जगह रख दी। ठीक है, और बटे के अंदर रखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई एन से ई एन कैंसिल हो रहा है, ई एन से ई एन कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो रहा है, बराबर में क्या बच रहा है हमारे पास? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, इसको आगे काम में लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तथा लगा कर लिखूंगा मैं इसी तरह से। ठीक है, तथा तथा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, फिर से यही वाला त्रिभुज लिया, ऊपर वाला ए डी ही, और इसके अंदर भाग दूंगा मैं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी। ठीक है, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग दिया इसके अंदर, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या आ रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले को काम में लूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से मैं देखिए मान रखूंगा यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ए डी ई। अब इस बार मैं ऊपर वाला इस क्षेत्रफल को काम में न लेकर यहाँ पर इस वाले क्षेत्रफल को काम में लूंगा। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र को काम में लूंगा, क्षेत्रफल को काम में लूंगा, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऊपर से देखकर वैल्यू रख देनी, और यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ डी ई सी किसके बराबर आ रहा है? एरिया ऑफ डी ई सी इसके बराबर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। तो सिंपल सा है, इसके अंदर भी देखिए कैंसिल हो रहा है, उनको कैंसिल कर दीजिए, डीएम से डीएम कैंसिल हो रहा है, 1/2 से 1/2, और हमारे पास आ रहा है बराबर में ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये मेरे पास बराबर में मिलकर आ रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, अब नीचे मैं यहाँ पर लिखूंगा, नीचे क्या क्या लिखूंगा यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं क्या, चूंकि चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार तथा दो समांतर, तथा दो समांतर रेखाओं रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल,
त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पर काम में लूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर ट्राइंगल बी डी ई, बी ई डी, और ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। अब डायग्राम में जाकर देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई ये वाला ट्राइंगल, और एक डी ई सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल इन दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं, ठीक। इन दो समांतर, डी ई एक समांतर दी गई है हमें, बी सी रेखा के समांतर दी गई है, ठीक है, इस रेखा के समांतर दी गई है। तो इस समांतर रेखा के मध्य में यहाँ पर बी डी ई ट्राइंगल बने और डी ई सी दो ट्राइंगल बने, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ। यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से समझिए। यहाँ पर ट्राइंगल, यहाँ पर देखिए मैंने दो समांतर रेखा खींची, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर है। तो इनके बीच में मैं यहाँ पर देखिए एक आधार ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक आधार ए और बी, यहाँ पर ये आधार ले लिया, ठीक है। अब इस आधार पर एक त्रिभुज बना देता हूँ, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब इसी आधार के ऊपर एक त्रिभुज मैं ये वाला बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको मैं ए बी सी नाम दे देता हूँ और इसको ए बी डी नाम देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी त्रिभुज, ये वाला पहले जो बनाया था ये वाला त्रिभुज, और ए बी डी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी के, ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह से देखिए, एक आधार, यहाँ पर आधार, यहाँ पर डी ई के ऊपर, इस डी ई के ऊपर आधार ये है हमारा, ठीक है, एक ही आधार, इसके ऊपर दो त्रिभुज बने हुए हैं बी डी ई, ठीक है, और यहाँ पर डी ई सी इसी आधार के ऊपर त्रिभुज बना है। तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ठीक है, यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा था, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसको नीचे खींच लाता हूँ डायग्राम को। तो इसको मैं यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ डायग्राम को। तो यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल को नीचे खींच लाया। तो अब मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि ट्रायंगल बी डी ई है, यहाँ पर बी डी ई और बी डी ई और डी ई सी इन दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा था एक ही आधार, यहाँ पर ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल डी ई सी एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार, और यहाँ पर तथा लिख लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। एक ही आधार तथा समांतर, समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं बी सी, यहाँ पर बी सी और डी ई, बी सी और डी ई, बी सी और डी ई के बीच बने बने दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, ठीक है। इसलिए इसलिए एरिया ऑफ बी डी ई, बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ बी डी ई, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब यहाँ पर समीकरण एक, क्या लिखूंगा मैं, समीकरण, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 व 3 से, ठीक है, इन दोनों तीनों समीकरण से देखिए, यहाँ पर बी डी ई बराबर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ बी डी ई, यहाँ पर एरिया ऑफ बी डी ई, समीकरण एक हमने जहाँ निकाली थी वहाँ पर आ जाइए, एरिया ऑफ बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर थे, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल। जब एक ही क्षेत्रफल यहाँ पर दोनों आपस में बराबर थे, तो यहाँ पर बराबर बराबर जो हमारे पास बराबर वैल्यू होती है उनका किसी संख्या के अंदर भाग लगता है, तो वो जो हमारे पास आंसर आता है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों, ठीक है। तो इसको मैं एक बार के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर साइड में समझा रहा हूँ, इसको नोट मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2/3, देखिए मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ले लेता हूँ कोई संख्या, जैसे 6 ले लेता हूँ, ठीक है।
और 6 के अंदर मैं 2 का भाग दे देता हूँ, ठीक है। और एक अलग जगह मैंने 6 दिए और उसके अंदर भी मैं 2 का भाग दूंगा, तो मेरे पास 3 ही आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। जब इन दोनों का इसके अंदर भाग लगेगा, दोनों इस एक ही क्षेत्रफल के अंदर भाग लगेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। तो इसी को मैं समीकरण तीन से भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 3 से ये हमारे पास दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये वाले देखिए ए डी अपॉन डी बी बराबर आएगा ए ई अपॉन ई सी के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अतः समीकरण 1, 2 व 3 से ए डी अपॉन डी बी बराबर आएगा मेरे पास ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर इति सीधम लिख दीजिए, इति सीधम, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अपनी नोट्स के अंदर नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रमेय को मैंने स्टार्ट किया और ये वाला भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको जानते हैं, और वैसे भी मैंने इसके अंदर नीचे लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपके सामने इसको दोबारा से शो कर देता हूँ, ठीक है, इस आंसर को। ठीक है, आप इस डायग्राम को भी बना लेना, ठीक है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.3 को, सॉरी प्रमेय 6.2 को। वो जो है इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, ये जो बीपीटी थ्योरम है, इसकी बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, इसका विलोम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रमेय को 6.2 प्रमेय को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक।